आप लीडर संजय सिंह के घर पर हमले के 2 मुलजिम को हिरासत में लिया गया। दिल्ली डीसीपी ने इसकी जानकारी देते हुए गिरफ्तारी की जानकारी दी है। आप लीडर संजय सिंह के मुताबिक उनकी रिहाइशगाह पर शरपसंदों ने हमला किया है। संजय सिंह ने हमले के लिए बीजेपी को जिम्मेदार बताया है। वाज़ेह है कि संजय सिंह ने राम जन्मभूमि ट्रस्ट पर राम मंदिर की जमीन की खरीदारी में घोटाले का इल्जाम लगाया है। मैं इस वक्त अपने नॉर्थ एवेन्यू के आवास पर हूं और मेरा आवास महामहिम राष्ट्रपति जी के भवन के 100 मीटर की दूरी पर, और यहां पर अभी मेरे घर पे हमला हुआ है। मैं बहुत साफ तौर पे कहना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी की सरकार से और उनके गुंडों से, आप जितने चाहे हमले करवा लो और चाहे मेरी हत्या करवा लो, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के नाम पर बनने वाले मंदिर में अगर चंदा चोरी करोगे तो एक नहीं 1000 बार बोलूंगा। ये 115 करोड़ हिंदुओं का अपमान है, ये करोड़ों उन राम भक्तों का अपमान है जिन्होंने अपना पेट काट के प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण के लिए चंदा दिया है। और अगर उस चंदे में चोरी हो रही है तो बार बार उस सवाल को उठाऊंगा और चंदा चोरों को पकड़ के जेल में डालना चाहिए, यह कार्रवाई होनी चाहिए। आज दिल्ली फसादात को भड़काने के इल्जाम में गिरफ्तार 3 मुलजिमों को दिल्ली हाई कोर्ट की जानिब से जमानत दे दी गई है। जामिया के तालिब इल्म आसिफ इकबाल और पिंजरा तोड़ के कारकुन दिवांगना नताशा को दिल्ली हाई कोर्ट ने 50,000 के निजी मुचलके पर जमानत दी है। पिछले साल दिल्ली में हुए दंगों के आरोपी पिंजरा तोड़ की सदस्य नताशा नरवाल, देवांगना कलिता और आसिफ इकबाल तनहा को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। दिल्ली हाई कोर्ट ने इन तीनों आरोपियों को 50,000 रुपए के निजी मुचलके पर जमानत दे दी है। हालांकि दिल्ली हाई कोर्ट ने जमानत देते हुए इन तीनों आरोपियों पर यह शर्त रखा है, जांच एजेंसी जब भी इन तीनों आरोपियों को जांच के लिए बुलाएगी, इनको जांच एजेंसियों के सामने पेश होना होगा। साथ ही साथ इन तीनों आरोपियों को देश छोड़ने की इजाजत नहीं होगी। आपको बता दें कि दिल्ली दंगा मामले में दिल्ली पुलिस ने इन लोगों को पिछले साल गिरफ्तार किया था। इन तीनों आरोपियों पर यूएपीए लगाया था और उसके बाद इस पूरे मामले में जांच चल रही थी। सबसे महत्वपूर्ण बात, दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले में ये कहा कि इस पूरे मामले में तमाम जो तीनों आरोपी हैं उनको रेगुलर जमानत दी जाएगी, लेकिन तमाम जो नियम और शर्त रखी गई है जमानत को लेकर, उसका उल्लंघन अगर ये करेंगे तो इनकी हिरासत और इनकी जमानत तुरंत खत्म हो जाएगी। कैमरामैन जगदीश गौतम के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली। पाक अफगान बांग्लादेश के गैर मुस्लिम मुहाजिरों से मुतल्लिक अर्जी पर समाअत मुलतवी हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने अर्जी पर समाअत 2 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की समाअत के दौरान कहा उन्हें वजारत दाखिला का जवाब मिला है। अब सुप्रीम कोर्ट इस जवाब को देखने के बाद फैसला करेगा। बांग्लादेश से आए हुए गैर मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता देने के मामले को आज सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के लिए टाल दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने आज मामले की सुनवाई के दौरान ये कहा कि गृह मंत्रालय की तरफ से जो जवाब दाखिल किया गया है वो जवाब उन्हें आज मिला है। अब उस जवाब को वो देखेंगे, उसके बाद इस पूरे मामले की सुनवाई 2 हफ्ते के बाद करेंगे। आपको बता दें कि केंद्र सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दाखिल किया गया और ये कहा गया कि जो फिलहाल गृह मंत्रालय का नागरिकता को लेकर नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसका सीए और एनआरसी से लेने देना कोई नहीं है। गृह मंत्रालय ने यह कहा है कि हलफनामे के मुताबिक कि केवल लोकल अथॉरिटी को गृह मंत्रालय का अधिकार दिया गया है। बहरहाल आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में 2 याचिकाएं दाखिल की गई थी और यह कहा गया था कि गृह मंत्रालय के द्वारा नागरिकता के मामले में जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है उस नोटिफिकेशन पर सुप्रीम कोर्ट रोक लगाए। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट अब इस याचिका पर अगले 2 हफ्ते के बाद सुनवाई करेगा। देखना बेहद अहम होगा कि 2 हफ्ते के बाद जब सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई करेगा तो क्या कुछ अहम आदेश जारी करता है। कैमरामैन जगदीश गौतम के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली। बिहार में अनलॉक 2 का ऐलान हो चुका है। कल से शाम 5 बजे तक दफातर खुले रहेंगे। दुकानों को शाम 6 बजे तक ही खोलने की इजाजत दी गई है। रात का कर्फ्यू शाम 8 बजे से सुबह 5 बजे तक जारी रहेगा। कोरोना संक्रमण की दर में कमी आता देख सरकार ने अनलॉक 2 में कुछ छूट दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। अपने ट्वीट में नीतीश कुमार ने लिखा है कि अब
जितने भी सरकारी कार्यालय एवं निजी कार्यालय हैं वो शाम 5 बजे तक खुले रहेंगे। दुकानें और सभी जो प्रतिष्ठान हैं वो शाम 6 बजे तक खुले रहेंगे। साथ ही साथ नाइट कर्फ्यू के समय में भी बदलाव किया गया है। पहले शाम 7 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू था, जिसे अब बढ़ा करके शाम 8 बजे से सुबह 5 बजे तक के लिए नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। और सबसे बड़ी बात है कि शिक्षण संस्थान, स्विमिंग पूल, जिम और जो बड़े बड़े मॉल हैं वो फिलहाल अभी भी बंद रहेंगे, लेकिन सरकार ने कुछ न कुछ नियमों में तब्दील जरूर की है, लोगों को छूट जरूर दी है। माना जा रहा है कि इससे लोगों को फायदा होगा, लेकिन कहीं न कहीं लोगों को सचेत रहने की जरूरत है। सरकार ने छूट जरूर दी है, लेकिन कोरोना ने हमें अभी राहत नहीं दिया है। यदि हम सरकार के नियमों का पालन करेंगे, गाइडलाइन को फॉलो करेंगे, तभी हम कोरोना से जंग जीत सकते हैं। शैलेंद्र, न्यूज़ 18 पटना। दिल्ली एम्स में आज से बच्चों पर कोवैक्सीन के दूसरे फेज के ट्रायल के लिए स्क्रीनिंग शुरू हो गई है। स्क्रीनिंग में 6 से 12 साल के बच्चों को शामिल किया गया है। इस हवाले से एम्स के प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर कोवैक्सीन डॉक्टर संजय के राय से बात की हमारी नुमाइंदा रंजीता ने। आइए देखते हैं। दिल्ली एम्स में दूसरे चरण के क्लिनिकल ट्रायल की शुरुआत हो गई है। इसमें 6 साल से 12 साल के बच्चे शामिल रहेंगे और इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ एम्स के डॉक्टर संजय केरा हैं। सर, शुक्रिया न्यूज़ 18 से बात करने के लिए। ये दूसरे फेज का है, क्योंकि पहले फेज में आप लोगों ने 16 से 18 साल तक के बच्चों का ट्रायल किया था। इसमें कितने बच्चे शामिल हो रहे हैं और क्लिनिकल ट्रायल के बाद क्या वैक्सीनेशन की जो प्रक्रिया है वो भी आज से शुरू होगी? नहीं, देखिए, अभी तो क्लिनिकल ट्रायल है, वैक्सीनेशन की नहीं। उनको वैक्सीन जो है, जो क्लिनिकल ट्रायल में पार्टिसिपेट करेंगे उनको वैक्सीन दिया जाएगा। वैक्सीनेशन का डिसीजन तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लेना है। जो ये ट्रायल्स हो रहे हैं वो इसलिए हो रहे हैं कि बच्चों में हमें ये देखना है कि कोई वैक्सीन सेफ है कि नहीं, और सेफ है तो इफेक्टिव है कि नहीं, वो एंटीबॉडीज़ बना रहे हैं कि नहीं, एंटीबॉडीज़ बना रहे हैं तो किस लेवल का एंटीबॉडीज़ बन रहा है, इसको देखने के लिए ये ट्रायल्स हो रहे हैं। इसको 3 क्रम में किया जा रहा है। पहले जो है 12 साल से ऊपर के बच्चों का हो चुका है। आज से हमने 6 से 12 साल के बीच के बच्चों के लिए स्क्रीनिंग शुरू की है, और उसके बाद जो अगर स्क्रीनिंग में जो हेल्दी वॉलंटियर्स पाए जाते हैं उनको फिर हम वैक्सीन देते हैं। उसके बाद 2 से 6 साल के बच्चे को नेक्स्ट वीक जो है रिक्रूटमेंट शुरू होगा, उनकी स्क्रीनिंग शुरू होगी। जी हाँ सर, क्योंकि पहले फेज का हो चुका है तो एक लोगों में उम्मीद है कि आखिर उसके नतीजे किस तरह के आए। क्या उस नतीजों पर कुछ आप कहना चाहेंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी देखरेख में ये पूरा ट्रायल किया जा रहा है और कई बार न सिर्फ मीडिया और ऐसे भी आप कहते रहे हैं कि जरूरत जिनको है वैक्सीन भी उन्हीं को देना चाहिए। नहीं, वो तो एडल्ट में मैं कहता रहता हूँ, और हमेशा मैंने कहा है कि जरूरत जिनको है उनको वैक्सीन देना चाहिए। वैक्सीन जो है एडल्ट की अगर मैं बात करूँ तो सीवियरिटी को कम करता है, डेथ कम करता है, तो इसलिए उनको देना चाहिए। लेकिन जिनको नेचुरल इन्फेक्शन हो गया है उनमें कोई भी ये प्रूफ नहीं है कि उनमें एडिशनल बेनिफिट है कि वैक्सीन देने से कोई फायदा होगा, क्योंकि नेचुरल इन्फेक्शन जो है लंबे ड्यूरेशन तक प्रोटेक्शन देता है और अच्छा प्रोटेक्शन देता है। उनकी क्वालिटी देखी जाए तो ऑलमोस्ट अभी जो सेकेंड वेव भी आया है तो जिनको पिछले साल नेचुरल इन्फेक्शन हुए थे उनको उतने नहीं हुए, और अगर री इन्फेक्शन हुआ भी तो सीवियरिटी नहीं हुई। तो नेचुरल इन्फेक्शन जिनको हो गया उनको डरने की तो बिल्कुल ही जरूरत नहीं है, लेकिन जिनको नहीं हुआ है उनको वैक्सीन लेने से फायदा ये है कि सीवियरिटी कम होगी, अगर इन्फेक्शन होता भी है डेथ कम होगी, तो हॉस्पिटलाइजेशन कम होगा, तो ओवरऑल हेल्थ सिस्टम पे हमारा लोड कम पड़ेगा। ये तो एडल्ट की बात हुई। जो बच्चों में हम करते हैं सेम प्रोसेस जो है क्लिनिकल ट्रायल का बच्चों में अपनाते हैं। एडल्ट में ऑलरेडी हो चुका है। एडल्ट में सारे क्लिनिकल ट्रायल्स यहाँ पे किए, फेज 1, फेज 2, फेज 3 ट्रायल किए। बच्चों में अभी जो फेज 2, फेज 3 ट्रायल है, बच्चों में अभी जरूरत की बात नहीं कर रहे हैं, अभी एविडेंस जनरेट कर रहे हैं कि बच्चों में वैक्सीन सेफ है कि नहीं, बच्चों में इफेक्टिव है कि नहीं, कि कल अगर जरूरत पड़े। अभी तक तो देख के लगता है कि बच्चों में उतनी वैक्सीन की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर कोई नया वेरिएंट आ जाता है तो हमारे पास एक ऑप्शन मौजूद हमेशा रहेगा कि हाँ, क्लिनिकल ट्रायल से डेटा जनरेटेड है कि इस टाइप के वैक्सीन बच्चों में सेफ हो सकते हैं, बच्चों में इफेक्टिव हो सकते हैं। धन्यवाद। कैमरा पर्सन सोनू के साथ रंजीता झा, न्यूज़ 18 नेटवर्क। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए वैक्सीनेशन पर जोर दिया है। राहुल गांधी के मुताबिक मुल्क में कोरोना के मामलों में कमी वाक़ई हो रही है और तमाम रियासतों में अनलॉक शुरू हो गया है, इसलिए लोगों को कोरोना गाइडलाइंस पर अमल करते हुए जल्द से जल्द वैक्सीन लगवाना चाहिए। राहुल गांधी ने लिखा है कि जब तक सभी महफूज नहीं होते तब तक कोई महफूज नहीं है, अपना ख्याल रखें।
मुल्क में कोरोना की रफ्तार धीरे धीरे कम हो रही है और आज 75 दिनों के बाद कोरोना के सबसे कम नए मामलों की तस्दीक हुई है। आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुल्क में कोरोना के 60,471 नए मामलों की तस्दीक हुई है, जबकि इसी दौरान 2,726 लोगों की मौत वाक़ई हुई है। पिछले 24 घंटों में 1 लाख से ज्यादा अफराद सेहतयाब हुए हैं। मुल्क में कोरोना के 9,13,378 एक्टिव मामले हैं। दूसरी तरफ कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन मुहिम को तेज किया जा रहा है, जिसके पेश नजर 25 करोड़ 90 लाख से ज्यादा अफराद को कोरोना का टीका दिया जा चुका है। कोरोना से सबसे ज्यादा मुतासिर रही रियासत महाराष्ट्र में भी अब कोरोना की रफ्तार कम हो रही है। महाराष्ट्र में कोरोना के 8,129 नए मामलों की तस्दीक हुई है, जबकि एक दिन में 200 अफराद की कोरोना से मौत वाक़ई हुई है। गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना से 14,000 से ज्यादा अफराद सेहतयाब भी हुए हैं। मुंबई की बात करें तो मुंबई में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 530 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 19 मरीजों की मौत हुई है। रियासत में कोरोना के 1,47,354 एक्टिव मामले हैं और रिकवरी रेट में भी इजाफा हो रहा है। रियासत में रिकवरी रेट 95% तक पहुंच गई है। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें, जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सके। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं होते, तब तक कोई भी महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है। इस वक्त की बड़ी खबर, अकाली दल और बीएसपी का एहतजाज। पंजाब के वज़राला के खिलाफ एहतजाज किया जा रहा है। वज़राला अमरिंदर सिंह की रिहाइशगाह के बाहर एहतजाज जारी है। पुलिस और एहतजाजियों में झड़प भी हुई। अकाली दल के सरबराह सुखबीर सिंह को हिरासत में लिया गया है। काफी अहम खबर आपको पंजाब से बता रहे हैं। अकाली दल और बीएसपी एहतजाज कर रही है। पंजाब के वज़राला के खिलाफ यह एहतजाज किया जा रहा है। वज़राला अमरिंदर सिंह की रिहाइशगाह के बाहर एहतजाज जारी है। तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। पुलिस और एहतजाजियों में झड़प भी हुई है। अकाली दल के सरबराह सुखबीर सिंह को हिरासत में लिया गया है। नाजरीन, आप अपने टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें देख रहे हैं। ये तस्वीरें हैं अकाली दल और बीएसपी के एहतजाज की। पंजाब के वज़राला के खिलाफ ये तमाम तर लोग एहतजाज कर रहे हैं। अमरिंदर सिंह की रिहाइशगाह के बाहर एहतजाज जारी है। इस दरमियान पुलिस और एहतजाजियों में झड़प भी हुई। वहीं अकाली दल के सरबराह को हिरासत में लिया गया। आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरह से अकाली दल और बीएसपी के कारकुनान एहतजाज कर रहे हैं। पंजाब के वज़ीर-ए-आला अमरिंदर सिंह की रिहाइशगाह के बाहर एहतजाज जारी है। पुलिस भी इस मौके पर मौजूद है। वहीं पुलिस और एहतजाजियों में झड़प भी हुई और इसी दरमियान अकाली दल के सरबराह सुखबीर सिंह को हिरासत में लिया गया। पानी का इस्तेमाल करते हुए एहतजाजियों को रोकने की कोशिश की जा रही है। पुलिस की कोशिश के एहतजाजियों को रोका जा सके, बैरिकेड्स लगाए गए हैं। पानी के जरिए एहतजाजियों को रोका जा रहा है। आपको बता दें कि अकाली दल और बीएसपी पंजाब के वज़ीर-ए-आला के रिहाइशगाह के बाहर ये एहतजाज कर रही हैं। जो तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, अकाली दल और बीएसपी के कारकुनान पंजाब के वज़ीर-ए-आला के रिहाइशगाह के बाहर एहतजाज कर रहे हैं। पुलिस वहां मौजूद है, बैरिकेड्स लगाए गए हैं। पानी के जरिए इन लोगों को रोकने की कोशिश की जा रही है। वहीं पुलिस और एहतजाजियों के दरमियान झड़प भी हुई है। अकाली दल के सरबराह सुखबीर सिंह को हिरासत में लिया गया है। आगे बढ़ते हैं। राम मंदिर जमीन घोटाले का तनाजा अभी थमा नहीं है। ट्रस्ट के अंदर भी आवाज उठने लगी है। हालांकि आज ट्रस्ट ने वज़ीर दाखिला अमित शाह और बीजेपी सदर जेपी नड्डा को जमीन के खरीदो फरोख्त से मुतल्लिक तफसीलात भेजी हैं। वहीं सीएम योगी ने जमीन के खरीदो फरोख्त से जुड़े सभी दस्तावेजात तलब किए हैं।
वीएचपी ने राम जन्मभूमि घोटाले के इल्जाम को सियासी करार दिया और आम आदमी पार्टी पर हत्के इज्जत का केस दर्ज करने की बात की। वाज़ेह रहे कि आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी ने मीडिया के सामने कहा था कि राम मंदिर जमीन की खरीदो फरोख्त में करोड़ों का घोटाला किया गया है, जिसकी सीबीआई या ईडी जांच होनी चाहिए। ये जो इस सत्यता के बावजूद जो भ्रम फैलाया जा रहा है, मैंने तो ट्रस्ट से कहा है जरूर संजय सिंह जी पर और बाकी लोगों पर मानहानि का मुकदमा करो। पहले जिन लोगों ने किया था उनसे इन्होंने माफी मांग ली तो मुकदमा खत्म कर दिया। इस बार ये नहीं होना चाहिए। इस बार माफी मांगे ना मांगे, मामले को परिणति तक, सजा दिलाने तक ले जाना चाहिए। और अगर चुनाव के आते हुए राम जी को मुद्दा बनाने की चेष्टा की गई तो ये उन लोगों के लिए अच्छा नहीं होगा। सयाती मकाम गुलमर्ग में गंडोला को सयाहों के लिए दोबारा खोल दिया गया है। कोरोना के पेश नजर एसओपीज पर मुकम्मल अमलावरी की जा रही है। सयाह भी गंडोला की सवारी का लुत्फ ले रहे हैं। कोरोना वायरस के मज़बूत केसेस में कमी आने के बाद यहाँ पे जो सयाहती मकाम गुलमर्ग है, यहाँ पे सयाहों की आमद का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया है और आज ही यहाँ पे गुलमर्ग गंडोला को भी दोबारा बहाल कर दिया गया है और यहाँ पे सयाह जो है वो गंडोला राइड करने के लिए पहुँच रहे हैं। और यहाँ पे इससे पहले जो यहाँ पे सयाहत है, कोरोना वायरस की वजह से यहाँ पे सयाहत जो है वो सिफर पर पहुँच चुकी थी। अब उम्मीद यही है कि यहाँ पे सयाह आएंगे और ये पटरी दोबारा बहाल होगी। हमारे साथ कुछ सयाह है, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। जी, आपका नाम? आरती। जी, आप कहाँ से हैं? नोएडा। जी, आप यहाँ पे आए हैं कोरोना वायरस के इस दौरान जो कमी आई है, यहाँ पे आए हैं कोविड प्रोटोकॉल्स के तहत। आप गुलमर्ग गंडोला की राइड भी करने जा रहे हैं, तो उस हवाले से आप बताइए। नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है गुलमर्ग आके। वेदर बहुत अच्छा है, वहाँ तो बहुत गर्मी है। वी आर फीलिंग वेरी गुड एंड लेट्स सी। वैसे सब कुछ सेफ है यहाँ पर। तो आप वहाँ से आए हैं, कोविड प्रोटोकॉल्स के तहत आपकी चेकिंग हुई है हर जगह कश्मीर पहुँच कर या एयरपोर्ट से पहुँच कर? हाँ जी, चेकिंग पूरी हुई है, मास्क ऑन है सब, और यहाँ काफ़ी लोग मास्क लगा के भी रखते हैं। इट्स गुड। तो यहाँ पे हमारे साथ एक और टूरिस्ट है। आप बताइए आप कहाँ से आए हैं और ये बताइए आप यहाँ पे आप आए हैं, क्या कोविड प्रोटोकॉल के तहत आपको चेकिंग हो रही है? यहाँ पे आप आए हैं, कैसा लगा आपको? जी, हम गुजरात से आए हैं। एयरपोर्ट से शुरू करके सभी जगह कोविड प्रोटोकॉल्स का पूरा पालन किया जा रहा है जम्मू कश्मीर अथॉरिटीज़ द्वारा। गंडोला राइड आपने की है, तो उस हवाले से आप बताइए कैसा लगा आपको गंडोला? क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद कोरोना वायरस जब तक चला था तो गंडोला आप आज बहाल कर दिया गया है। जी, बहुत ही अच्छा लगा। ऊपर से व्यू भी अमेजिंग है, स्नो भी देखने को मिल रहा है। तो वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है हम जैसे लोगों के लिए जो गर्म प्रदेशों से आ रहे हैं। तो आप बताइए इस हवाले से, आप गुलमर्ग आए हैं, गुजरात से आए हैं। यस, यहाँ पर बहुत अच्छा वेदर हो रहा है गुलमर्ग घूमने के लिए। आप लोग आ सकते हैं और गोंडोला भी ओपन हो गया है, हम लोग जाकर आए हैं। बहुत अच्छा वेदर है, वहाँ से व्यू भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। तो जब आप यहाँ आए हैं, खासकर कोविड जो प्रोटोकॉल्स है उस पे अमल दरामद हो रहा है, तो आप यहाँ पे आया, आपको उस हवाले से कहीं मुश्किलात आए हैं? कहीं नहीं, कोई मुश्किलात नहीं आए। प्रॉपर कोविड का प्रोटोकॉल्स का पालन किया जा रहा है। एयरपोर्ट पे फुल चेकिंग हो रही है, बीच में भी आपकी चेकिंग हो रही है। कोविड प्रोटोकॉल्स पूरे फॉलो किए जा रहे हैं। तो इन लोगों का यही कहना है कि जहाँ से एयरपोर्ट से लेकर यहाँ तक जगह जगह यहाँ पे टेस्टिंग हो रही है, रैपिड टेस्टिंग हो रही है और वैक्सीनेशन भी हो रही है, और इस तरह मास्क पहनकर यहाँ पे टूरिस्ट आए हैं और सोशल डिस्टेंस का भी खास ख्याल रखा जा रहा है। और यहाँ मुकामी लोगों का भी कहना है कि जो ही सयाहत यहाँ पे सयाह जो आने का सिलसिला शुरू होगा और अच्छी तरह सयाह आएंगे ताकि उनका जो रोज़गार है वो भी बहाल हो जाएगा। मुनीर हुसैन, न्यूज़ 18 उर्दू, गुलमर्ग। गाजियाबाद के नेशनल हाईवे दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर आए दिन हादसे पेश आ रहे हैं। इन हादसों में कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। इसी को देखते हुए गाजियाबाद ट्रैफिक पुलिस मुतहरिक हुई है और NHA को एक खत लिखा है जिसमें एक्सप्रेसवे पर फेंसिंग लगाने की बात कही गई है। इसी मामले पर ट्रैफिक पुलिस SP से हमारे नुमाइंदे रोहित ने बातचीत की।
हाईवे तो बना दिया, मेरठ के लिए नेशनल हाईवे है, लेकिन उसमें लोगों को अपनी जान को जोखिम में डालकर, छोटे बच्चे, बुजुर्ग, लेडीज अपनी जान को जोखिम में डालकर, जिनको ट्रैफिक रूल के बारे में कोई जानकारी नहीं है, कोई भी ट्रैफिक बहुत तेज स्पीड से यहाँ आता है, लोगों को अपनी जान के ऊपर खेल कर सड़क को पार करना पड़ता है। सरकार को ये सोचना चाहिए था कि ओवर ब्रिज बनाना चाहिए था या अंडरपास बनाना चाहिए था, जैसे क्योंकि ये बिजी रोड है और ये बहुत पुराना रोड, हम लोग यहाँ खड़े हुए हैं। सड़क पार करना चाहता हूँ मैं, कैसे पार करूँ? परली तरफ जाना है, जो भी जाते हैं कूद के जाते हैं, बीच में खतरा भी हो सकता है, जान भी जा सकती है। यहाँ पे ऊपर कोई मतलब ब्रिज बनना चाहिए जो उस तरफ पहुँच जाए, उस तरफ जाने के लिए कोई सुविधा होना चाहिए। कोई ब्रिज नहीं है। हाँ, कोई है नहीं ब्रिज। गाजियाबाद यातायात पुलिस ने NHAI को पत्र जारी किया है। विजयनगर का जो कट है वहां से बहुत लोग सड़क पार करते हैं, जिनसे उनकी जान चली जाती है। SP ट्रैफिक रामनंद कुशवाहा हमारे साथ है, हम उनसे ही जानकारी लेते हैं। सर, NHAI को अपने पत्र जारी किया है। देखिए, NH9 ये जो बहुत महत्वपूर्ण हाईवे है, ये कई लेन का हाईवे है जो दिल्ली से जोड़ता है, इसमें बहुत ट्रैफिक रहता है। इस NH9 पे 2 पॉइंट हमारे ऐसे हैं, एक विजयनगर की रहा है और दूसरा मॉडल टाउन, जिसको सेक्टर 62 से नोएडा से जोड़ता है। यहाँ से पब्लिक जो उधर से पैदल आती है और डिवाइडर को कूद कर दूसरे साइड में आते हैं, जिससे काफ़ी एक्सीडेंट हो रहा है। इसको लेकर के हमने NHAI को कई पत्र लिखा। NHAI और सड़क सुरक्षा मीटिंग में भी हम लोगों ने कई बार इस मुद्दे को उठाया। उनके तरफ से आश्वासन आया कि हम रेलिंग को और ऊंचा करेंगे और इस पर जाली लगाएंगे, ताकि उधर न डरिए न डराइए, सच जानिए और वही बताइए। प्लीज अफवाह मत फैलाएं, वैक्सीन ही है संजीवनी, उसे अपनाएं। और यही काम कर रहा है नेटवर्क 3, जो फेडरल बैंक के साथ मिलकर वैक्सीनेशन को लेकर बेदारी मुहिम चला रहा है, जिसका नाम है संजीवनी अ शॉट ऑफ लाइफ। और काम है बेदारी के जरिए कोरोना को मात देना। लगा जरा टीका लगा, जब अपनी बारी आए टीका लगा। हो ये जो ढाल सी है वो कमाल सी है, संजीवनी आई यहाँ। टीका लगा जरा टीका लगा, जब अपनी बारी आए टीका लगा। टीका लगा जरा टीका लगा, जब अपनी बारी आए। टीका लगा जरा टीका लगा, जरा टीका 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 टीका। लगाया क्या?